सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज इनकी कुंडली लेकर के आया हूँ। इनका नाम राधे कृष्णा है। विजय भी इनका नाम है। कन्या लग्न की कुंडली है ये। और इनकी कुंडली में सबसे अच्छी जो बात है वो ये है कि इनकी कुंडली का चंद्रमा शुक्ल पक्ष के 10वीं, द्वादशी, चतुर्दशी ऐसा है। अब मैं एक बात आपको जो बताऊं कि किसी भी व्यक्ति की कुंडली में अगर चंद्रमा बहुत अच्छे बैठे हों, जैसे इनकी कुंडली में चंद्रमा भाव से अच्छे नहीं है, जिसके कारण व्यक्ति को मानसिक चिंता और दुर्बलता का शिकार बना लेते हैं। इस चंद्रमा के ठीक आगे शनि बैठे हैं वृषभ राशि में और चंद्रमा उच्चाभिलाषी। बिल्कुल पॉइंट पे बात करूंगा। इधर उधर मुझे लोग कहते हैं कि आप इधर उधर भी कई बार बोल देते हैं, नहीं बोलूंगा। तो शुक्र और मंगल यहाँ पे और चंद्रमा उनको देख रहे हैं। धन भाव के अधिपति धन में मंगल के साथ, जो कि आपकी कुंडली के कौन है, अष्टम भाव के अधिपति। अष्टम भाव पे चंद्रमा का बैठना, अष्टम भाव पे मंगल का बैठना या अष्टम भाव पे मंगल का देखना, ये चंद्र मंगल योग लगाए तो व्यक्ति को बहुत ही कई बार अतिरेक धन दे देता है। अतिरेक मतलब उसके पास कभी भी किसी चीज की कमी नहीं रहेगी, ऐसा। और धन भाव के अधिपति अगर मंगल जैसे ग्रह के साथ बैठेंगे तो वो कुटुंबजनों से घिरा हुआ होता है। उसके पास कुटुंबजन होते हैं और उसका झगड़ा कभी किसी से नहीं होता। वो सहयोगी होता है लोगों का। और हाँ, थोड़ा सत्य बोलता है, क्रोध भी जल्दी कर लेता है, पर शांति उतना ही जल्दी हो जाए। कन्या लग्न के अधिपति बुध तृतीय भाव में और शनि से दृष्ट होने से व्यक्तित्व में कभी कभी एक कमजोरी भी आए, लेकिन व्यक्ति में गंभीरता भी रहती है। हो सकता है कि उसके पहचान के लोग बहुत हों पर वो घुसता नहीं हो बहुत सारे लोगों में, पर उसका कोई भी काम रुके नहीं, उसकी पहचान ऐसी होती है। सूर्य और बुध का द्वितीय भाव में बैठना मतलब धन पराक्रम भाव में बैठना और यहाँ के अधिपति का अपना काम करके व्यक्ति जीवन यापन करता है और बहुत सुदृढ़ होता है अपना कारोबार। धन भाव के अधिपति धन में मंगल के साथ, जो कि जन्म कुंडली में पराक्रमेश होते हैं और पराक्रम और धन के अधिपति का एक साथ शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी के चंद्रमा हैं। ये बहुत ज्यादा अच्छी बात होती है। दक्षिणायन में जन्मे हैं। आत्मबल कभी कभी कमजोर होगा और व्ययातिरेक से परेशान भी होंगे, मतलब जिम्मेदारी ज्यादा रहेगी। रविवार के जन्मे होने से कहा जाता है पिताधिको अति चतुरस तेजस्वी समर प्रिय, पीत वर्ण की गोराई, सबको साथ लेकर के चलने वाला और चुनौतियों का सामना करने वाला। बलिहारी होती है बुद्धि, मतलब बलवान बुद्धि का होता है और अपने पिता के जैसा होता है, मतलब सबको पिता के जैसा स्नेह देने वाला होता है। हेमंत ऋतु में जन्मे होने से दूसरों के लिए हमेशा ही तत्पर रहने वाला। शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी के चंद्रमा शुभग्रह होते हैं। ऐसी अवस्था में व्यक्ति का धन हमेशा बरकरार रहता है, उसे कभी भी निर्धनता नहीं देखनी पड़ती है, निर्धन अवस्था को प्राप्त नहीं करता और किसी के सामने भी कभी उसको हाथ नहीं फैलाना पड़ता है। भरणी नक्षत्र में जन्मे होने से जिसके साथ भी जुड़ेगा उसको धन देता रहेगा और उसको धन का लाभ भी मिलता है। वरीयान योग वणिज करण में जन्मे होने से व्यक्ति व्यवसायिक नेचर का होता है, लाभ प्राप्त करने में किसी भी अवस्था को प्राप्त करता है और आगे बढ़ने की ललक हमेशा ही होती है। क्षत्रिय वर्ण और मनुष्य गण के होने के कारण व्यक्ति में ऊर्जा रहे, काम करने की हिम्मत भी है, साहस भी है, बल भी है, अकाट्य सत्य बोलने वाला होता है और राजनीति नहीं करता, बिल्कुल ही स्पष्ट बच्चे की भांति होता है। चंद्रमा इनकी कुंडली में अच्छे हैं, इस वजह से धन की कभी भी समस्या नहीं होगी। व्यक्ति व्यय से युक्त तो है जीवन, पर निश्चित रूप से कभी भी व्यय के लिए कभी धन की समस्या दिखेगी नहीं कि ऐसे कहाँ से करूं, कहीं ना कहीं से व्यक्ति का काम हो जाएगा और निस्संदेह गांभीर्यता के साथ उसका काम होता है। उसका गांभीर्य कभी भी कोई मतलब ऐसे कमजोरी वाली नहीं होती, गंभीर होता है। लग्न के अधिपति मेहनत करवाएंगे, धन भाव के अधिपति धन देंगे और निश्चित रूप से ये जन्म कुंडली के अष्टमेश होते हैं तो स्वभाव में थोड़ी गर्मी और थोड़ा साहसी नेचर ऐसा भी रहेगा और व्यक्ति कितनी सारी समस्याओं को किनारे करके अपनी पोजीशन बरकरार रखता है, लड़ता भी है, झगड़ता भी है, बैलेंस भी क्रिएट करता है। कई बार उसको जो है वो क्या बोल सकते हैं कि लड़ना भी है अपने लिए, अपने लोगों के लिए, और मजबूती से किस तरीके से अपनी बात रखनी है ये भी उसको बहुत अच्छे तरह से पता है। कामी है पर किसी को पता ना चले, कैसे बांध करके रखना है, कैसे किसी के सामने उपस्थित होना है। सुंदर व्यक्तित्व, सुंदर आचरण
और सदाचरण से युक्त। सामान्यतः इस कुंडली के इस लग्न की सबसे अच्छी विशेषता ये होती है कि उनको पता है कि किसके सामने कैसा बर्ताव करना है। इस वजह से कई बार इनका कोई भी काम नुकसान में नहीं जाता है। ये संतुलित कुंडली है। चतुर्थ भाव के अधिपति गुरु यहीं बैठे राहु के साथ, इस वजह से कई बार जो झगड़ा होता भी रहे यहाँ जाने से बंद हो जाए या इस व्यक्ति के जाने से वो खत्म हो जाए। अदब बहुत अच्छी होती है और उसका प्रभाव मित्रता से युक्त और शुद्धता से युक्त होता है, परिपक्व होता है और बुद्धिमान होता है, गंभीर आसन का होता है, भुजाएं अच्छी होती हैं, पेट कमज़ोर होता है और घर के निकट रह करके सबकी सेवा करने का भाव होता है। माता के साथ संबंध अच्छे रहें। राहु के साथ बैठे होने से कभी कभी घर में कलह और परिवार बड़ा हो जाता है। चतुर्थ भाव के बाद पंचम भाव के अधिपति, ये बहुत अच्छी बात होगी, पंचम भाव के अधिपति का यहाँ बैठना। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति पिता का सुख तो भोगेगा ही, स्वयं पिता के भूमिका में हमेशा होता है, जिम्मेदारी से युक्त, भाग्य का लाभ और पूर्वजों का आशीर्वाद, और साथ ही साथ उसके जीवन में उसका पूर्व जन्म भी बड़ा अच्छा, वर्तमान भी बहुत सुंदर और भविष्य भी बड़ा सुदृढ़। आगे भी निश्चित रूप से भी गुरु की दशा है जो इस कुंडली के लिए बहुत ही अच्छी। स्वास्थ्य जनित समस्याएं, पेट और हृदय, अगर ये दोनों ठीक रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। कफ जनित समस्याएं भी राहु केतु देते हैं गुरु के साथ बैठ करके। छठवें भाव के अधिपति हैं, इस वजह से इनका अधिकार कोई भी छीन नहीं सकता है। कलयुग का प्रभाव इनके ऊपर थोड़ा कम रहेगा और निश्चित रूप से यहाँ पे व्यक्ति अपने अधिकारों का पूरा पोषक होता है और कभी भी वो अपने अधिकारों को लेकर के ढूल मूल नहीं होता, देना चाहता है, बहुत ज़्यादा प्राप्त नहीं करना चाहता, क्योंकि शनि की दृष्टि यहाँ के लिए समुदाय नहीं है, यहाँ के लिए भी अच्छी नहीं है, पर छठवें भाव के लिए अच्छी है। इस वजह से व्यक्ति शत्रुओं पे, शत्रु तो बनते रहेंगे पर कभी भी कोई इनका काम बिगड़ेगा नहीं, शत्रुओं से कभी भी व्यक्ति परेशान नहीं होगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि छठवें भाव के अधिपति शनि पे है। मंगल की चौथी दृष्टि बहुत अच्छी, रिकॉग्निशन में काम करेगी, परिणाम में काम करे और मंगल की यहाँ पे आयु दे दे और ज्ञान पक्ष बड़ा निर्मल होता है। और मंगल की दृष्टि यहाँ के लिए, शनि मंगल का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में पिता को कई बार स्वास्थ्य जनित समस्या और उनको अचानक ही उनकी मृत्यु हो जाती है, ऐसा वाला भाव, ऐसा कई बार। और केतु यहाँ पे कई बार कर्म क्षेत्र में थोड़ी बहुत समस्याएं पैदा करते हैं। अष्टम भाव के अधिपति और सप्तम भाव के अधिपति का स्वग्रही होना, केंद्राधिपति दोष, दो केंद्रों के अधिपति होने से पर अपनी राशि में बैठे, इस वजह से हंस योग भी लगाएंगे और यहाँ पे वो चंद्रमा को देख रहे हैं तो व्यक्ति को लाभ भी देंगे। और व्यक्ति कम पैसों पे नौकरी करता हुआ आरंभ थोड़ा मुश्किल से होता है पर बाद में चल करके बड़ा लाभ मिलता है, बाद में चल करके व्यक्ति का जीवन ठीक होता है। हालांकि अगर वो न रहे तो कई बार घर के सदस्य बिल्कुल ही शांत और उदास हो जाते हैं, पर इसके रह लेने से ही घर का माहौल बड़ा अच्छा और मजबूत बना रहता है, ऐसा भी है। चंद्रमा अष्टम भाव में बैठे हैं, इस वजह से लाभ कभी कभी कम भी मिलता है, वो एक सामान्य सी बात होगी, पर यही चंद्रमा आपको सोच करके सबके बारे में सबसे बांध देते हैं। कनेक्शन जो होता है ना, वो जैसे इमोशनली जो एक सेंटिमेंटल अटैचमेंट जिसको बोलते हैं, वो ये चंद्रमा के कारण। गुरु पे चंद्रमा का प्रभाव पंचम भाव है, गुरु ने चंद्रमा को देखा है, लाभ भाव के अधिपति को चतुर्थ भाव के अधिपति ने देखा है, तो चतुर्थ और लाभ का संबंध अष्टम भाव से बनेगा। तो व्यक्ति के जीवन में धन और ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां व्यक्ति अपनी पहचान बना करके ना रखा हो, हर जगह के लोग इसे बहुत अच्छे से जानेंगे। शनि का प्रभाव मैंने बताया, गुरु का प्रभाव ठीक है, गुरु का प्रभाव व्यापार के लिए ठीक है और गुरु का प्रभाव व्यय के लिए ठीक है, क्योंकि यहाँ के अधिपति सूर्य बुध के साथ बैठे हैं। लग्न और 12वें भाव के अधिपति का एक साथ पराक्रम में बैठना, आरंभ कष्ट से, जिम्मेदारी से युक्त और सबको एक सूत्र में बांधने का प्रकल्प व्यक्ति को करना पड़ता है और वो उसको भली भांति आगे भी पूरा करता रहता है। दाम्पत्य का क्षेत्र ठीक है, पत्नी राहु के साथ है, इसलिए उनके दिमाग में कभी कभी भ्रम एक सामान्यतया बनेगा, हालांकि वो भी बहुत ही ज़्यादा सबको कनेक्शन में रखने वाली हैं, पर कई बार उनके दिमाग में थोड़े से भ्रम कभी कभी बन सकते हैं। और ये राहु की दशा तक 2024 के अक्टूबर तक रहेगा, उसके बाद चीज़ें ठीक हो जाएंगी। स्वास्थ्य का ध्यान गुरु की दशा में रखना होगा। एक बात और भी बता दूं, तो अभी आपकी कुंडली में जो सप्तम भाव बना, इस भाव पे किसी भी ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है, न तो कोई शुभ ग्रह देख रहा है,
ना तो कोई पापग्रह देख रहा है। इस भाव से केंद्र में केतु, जो इनको अनुभवी और पूजा पाठ करने वाली महिला, और साथ ही साथ इस भाव के अधिपति गुरु राहु के साथ हैं, तो व्यक्ति के दिमाग में बहुत सारे क्षेत्र बनते हैं। यहाँ बुध और मंगल क्रिएटिविटी, और चंद्रमा मानसिक शांति और दाम्पत्य बहुत सुंदर। यहाँ पे सूर्य, गुरु और शनि साहस और बल, और निश्चित रूप से नैसर्गिक रूप से बातचीत बड़ी अच्छी होती है और पति पत्नी का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है। हालांकि एक वक्त पे आने के बाद जब व्यक्ति जब खुद को महसूस करता है कि मैं अकेला हूँ, मेरा काम नहीं बन रहा, तो कई बार वो अपनी जिम्मेदारी अपने छोटे भाई को दे देता है, और वही करना सही भी होगा। सप्तम भाव नवमांश कुंडली में पंचम भाव बहुत अच्छा बना है, छठवां भाव भी बहुत अच्छा बना है, हालांकि थोड़े कमजोरीपन के साथ, लेकिन रोगेश और ऋण भाव के अधिपति होकर के लग्न को देख रहे हैं। लग्न और छठवें भाव के अधिपति का संयोग यहाँ पे हो रहा है, इस वजह से ऋण में जाने के योग भी बनेंगे। देने से बचना चाहिए। हालांकि आपका धन कोई खा नहीं सकता है, और निश्चित रूप से आप ऋण से युक्त होंगे भी नहीं, आपका ऋण चुकता हो जाएगा। नवमांश कुंडली में आत्मबल थोड़ा कमजोर होगा, पर व्यवसाय और कर्म क्षेत्र में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। आत्मविश्वास बस कमजोर मत करिएगा। निश्चित रूप से राहु की दशा के बाद गुरु की दशा आपके इस कुंडली के लिए भी बहुत अच्छी होगी। गुरु धन भाव के अधिपति हैं, सप्तम में बैठे हैं, व्यापार खुद का ही करना अच्छा रहेगा। किसी भी स्थिति में किसी के यहाँ नौकरी करने की कोई आवश्यकता कभी भी नहीं पड़ेगी, और निश्चित रूप से व्यक्ति हमेशा ही अपने ही गल्ले पे विराजमान रहता है। शनि उच्च के होने जा रहे हैं, और चंद्रमा और शुक्र विदेशों से संबंध और अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के व्यक्ति कारोबार करे, बड़े लोगों से, ऊंचे लोगों से, और कई बार सरकार से सीधा कनेक्शन बना करके भी अगर कोई व्यापार करना चाहे तो निस्संदेह कर सकता है। सप्तम भाव के अधिपति राहु के साथ बहुत अच्छा होगा कुछ मामलों में, जैसे हाजिर जवाब होना, किस तरीके से किसको अपने इस्तेमाल में रखना है और कैसे किससे काम निकलवाना है। ये कन्या लग्न के साथ साथ गुरु के साथ राहु भी झूठ बोल करके, सत्य बोल करके, दोनों में बैलेंस बना करके व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। शुक्र के साथ मंगल, और यहाँ पे चतुर्थ भाव के अधिपति बुध जन्म कुंडली में अपने भाव से 4 घर आगे, और धन भाव के अधिपति यहाँ, ये जो संबंध बना है धन के अधिपति का यहाँ बैठना, ये व्यक्ति को माता से और पत्नी से और कुटुंबजनों से प्रेम हमेशा मिलता रहे। और चतुर्थ भाव के अधिपति यहाँ, ऐसी अवस्था में व्यक्ति के सास ससुर के साथ भी संबंध अच्छे रहें, और कई बार तो मैं कह दूं तो कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छा रहता है। दशम भाव के अधिपति हैं, यहाँ बैठे, यहाँ भी व्यक्ति को खुद का कारोबार ही करना होगा। यहाँ भी व्यक्ति की कुंडली में जो अष्टम भाव के अधिपति हैं, अष्टम को देख रहे हैं, अष्टम भाव के अधिपति अष्टम को देख रहे हैं। अष्टम भाव के अधिपति जन्म कुंडली में उच्च की दृष्टि से यहाँ देख रहे हैं, और 7वीं दृष्टि से इस भाव को, और 10वीं दृष्टि से इस भाव को। यहाँ के लिए शनि की दशा व्यय के लिए अच्छी रहेगी, यहाँ कम्युनिकेशन और भाग्य के लिए, और निश्चित रूप से यहाँ के लिए तो बहुत अच्छी है। इसका अर्थ होगा कि शनि जो आपकी कुंडली में यहाँ बैठे हैं, इस कुंडली के लिए यहाँ पे लाभ देते कम दिख रहे हैं, पर यहाँ नवमांश में मतलब उनकी दशा अंतर में भी बाद में चल करके लाभ दे देगी और पूरी हो जाती है। ये राशि जो बनी है वो मेष की है, मीन राशि में गुरु आ रहे हैं, तो थोड़ा व्यय और स्वास्थ्य दोनों ठीक रखना होगा गुरु की दशा में। राशि मेष की है, ढैया 7.5 का कोई विशेष असर नहीं है। इस कुंडली में बुधवार बहुत अच्छा रहे, और इस कुंडली के लिए शनि थोड़े बहुत बैलेंस के साथ मेहनत करते देखे जाते हैं या करवाते देखे जाते हैं। गुरु इस कुंडली के लिए अच्छे होते हैं, बाधक ग्रह के रूप में भी उपस्थित होते हैं। इस वजह से कभी कभी व्यक्ति को अपने व्यय पे नियंत्रण रखना चाहिए, और इस दौरान किसी को देने से बचना चाहिए। किसी पे बहुत ज़्यादा भरोसा करके आगे बढ़ने का कोई अर्थ नहीं होगा। गुरु जन्म कुंडली में किसी भी ग्रह से देखे नहीं जा रहे, और लग्न पे किसी भी ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है। लग्नेश को शनि ने देखा है, और लग्न के अधिपति 12वें भाव के अधिपति के साथ है। यहाँ वही लग्नेश बुध जन्म कुंडली में कहाँ बैठ रहे हैं? धनु राशि के, जिसके अधिपति गुरु उसको देख रहे हैं। ऐसी अवस्था में पत्नी धार्मिक, उदारवादी, क्रिएटिविटी रखने वाली और निश्चित रूप से निश्चल भाव की होती हैं, जिनको कई बार सत्य और असत्य के बीच का भान नहीं रहता, और कई बार वो बहुत ही ज़्यादा कोमल स्वभाव धारण कर लेती हैं। ऐसा भी होगा। व्यक्ति की कुंडली में 52वें वर्ष के बाद या 57वें वर्ष में, 48वें वर्ष में, 36वें वर्ष में, और कई बार जो राशि बनी है और जो नक्षत्र बना है भरणी नक्षत्र के अंतर्गत, ये जो अंक मैंने बताए हैं, इन वर्षों में व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं, चाहे स्वास्थ्य को लेकर के हो, चाहे धन को लेकर के हो। ऐसी स्थिति में कई बार व्यक्ति को बदलाव भी करने पड़े तो निस्संदेह एक बार और कर सकते हैं, एक बार और भी बदलाव आप कर सकते हैं अपने कारोबार को लेकर के, और अपने सुख, चाहे वो भौतिकीय हो
चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो आर्थिक हो। किसी भी तरीके का अगर कोई बदलाव करना होगा तो इस दशा काल में, गुरु वाले में कर सकते हैं। इस गुरु की दशा में मांगलिक कृत्य हो, इस गुरु की दशा में आर्थिक संपन्नता बढ़े, इस गुरु की दशा में मानसिक शांति बढ़े, इस गुरु की दशा में मांगलिक कृत्य हो जाए घर में, इस गुरु की दशा में व्यक्ति को पुत्र और पौत्र की प्राप्ति होती रहे, इस गुरु की दशा में व्यक्ति के जीवन में बड़े अच्छे बदलाव देखने को मिलते हैं। इस गुरु की दशा में कारोबार बढ़िया बने, इस गुरु की दशा में व्यक्ति का आत्म बल बढ़े और निश्चित रूप से उसका जो प्रभाव होता है वो और भी ज़्यादा कारोबार के साथ साथ अपने परिवार के लोगों से जुड़ता है, और वो बुद्धि निश्चित रूप से हमेशा ही दान के लिए, पंडितों की सेवा के लिए, ब्राह्मणों के पूजन के लिए और बड़े जनों के आशीर्वाद के लिए आगे बढ़ जाती है। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि जो विषांसा कुंडली बनी है वहाँ पे लग्न के अधिपति लग्न को देख रहे हैं और 12वें भाव के अधिपति शुक्र और चंद्रमा के साथ शनि भी बैठे हैं। इस वजह से मोक्ष की प्राप्ति की स्थिति में अगर व्यक्ति उलझे नहीं तो कुछ हद तक आगे बढ़ सकता है। हालांकि एक बात बता दूं तो व्यक्ति को अपने जन्म स्थान से दूर रहने का बड़ा लाभ होगा। इस कुंडली में वाहन वगैरह का सुख बहुत अच्छा है और यकीनन ये बड़े ही काम के चीज होंगे। इस कुंडली में मैं जहां तक देख रहा हूं तो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चल के ही धन कमाएगा और अपनी गंभीरता हमेशा बरकरार रखता है। स्वभाव में कोमलता बहुत ज़्यादा होगी और व्यक्ति बेवजह की बातों पे भी कई बार चिंता करता रहता है। सूर्य और चंद्रमा का सकट दोष में जाना ये थोड़ा कमज़ोर होगा। शनि का प्रभाव सूर्य और बुध पे, इस वजह से कई बार मानसिक स्थिति बेवजह की बातों पे भी अपनी ऊर्जा का खपत करती है। बुध व्यक्ति को तकनीक का जानकार और भारी काम करने वाला बना देते हैं। शुक्र और मंगल यहाँ ठीक है, बहुत हद तक ठीक है, क्योंकि पराक्रमेश धन का तो व्यक्ति जब तक जीवित है तब तक उसको धन कमाने की ललक रहेगी और वो कभी भी छोड़ना नहीं चाहता है, और अगर कुछ देना चाहे तो अपने भाई को दे सकता है जो कि इसी के जैसा निर्मल है, इसी के जैसा निर्मल है और निस्संदेह इसी के जैसा भावुक है, ऐसा कह सकता हूँ। निश्चित रूप से इस कुंडली में दाम्पत्य सुख और कुटुंब का सुख हमेशा रहेगा, और ये जो कुंडली बनी है इसमें भाग्य का बल भी रहेगा, क्योंकि पंचम भाव के अधिपति नवम भाव में बैठे हैं। गुरु स्वग्रही हंस योग, जहां व्यक्ति कई बार अपने इस्तेमाल के लिए और अपने लाभ के लिए हमेशा ही उन्मुख होता है और उसको पता है कि कैसे समाज को बैलेंस करना है, परिवार को कैसे सूत्र में बांधना है, और किस, जैसे हंस क्या होता है, हंस योग का अर्थ आपको अगर सामान्यतः समझा दूं, वो जल में से अगर दूध और जल मिला देंगे तो दूध पी ले, जल को छोड़ दे, ऐसा उसका गुण होता है। तुलसीदास भगवान ने क्या कही है कि मेरी जो ये रामचरितमानस की कथा है ये उन सभी लोगों को वस्तुतः सुख ही पहुंचाने के लिए मैंने लिखा है, या भगवान की कथा ही ऐसी है जो कि जो धूर विरोधी हैं उसको भी सुख पहुंचा दे, जाने अनजाने, चाहे जैसे भी उनके कान में चली जाए, क्योंकि इसके पास दुख जैसी कोई चीज है ही नहीं। हंस योग का मतलब परमहंस हो जाना, मन को सर्दी लगा देना, जहां दुख और सुख में व्यक्ति को कुछ भी एहसास ना हो। हंस योग का मतलब आर्थिक ही नहीं, सामाजिक ही नहीं, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से और निश्चित रूप से मोरालिटी उसकी इतनी उच्चतम स्तर की होती है जहां व्यक्ति कोई भी प्रतियोगिता से मुक्त हो जाता है और जीवन में कोई भी प्रतियोगिता नहीं रहती। हंस का अर्थ ये होता है। हंस का अर्थ होता है कि अपने लाभ के लिए किसी का नुकसान ना पहुंचाना। हंस का अर्थ होता है एक ऐसी विचारधारा से युक्त होकर के जीवन जी लेना जहां कोई भी कंपटीशन ना रहे, जहां आप उन्मुक्त होकर के अपने जीवन को जी रहे हैं और जो संतप्त भी है और जिसमें साधुता भी है, जिसको त्यागने की कभी भी जल्दबाजी ना हो और पकड़ने में कोई लालच ना हो और त्यागने में भी आराम से त्याग दे, ऐसा होता है हंस योग। जिसके पास राजाओं की टोली भी आ जाए तो भी वो उन्मुक्त है और राजा कभी याद ना करे, पुरस्कार न दे तो भी उसको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है, ऐसी स्थिति होती है। तो वस्तुतः इस कुंडली में धन भाव के अधिपति ठीक हैं, लग्न के अधिपति मेहनत करवाए होंगे जातक से, सुख भाव ठीक बना है, सप्तम भाव ठीक बना है, दशम भाव व्यापार करवाएगा, एकादशवां भाव कम पैसों पे नौकरी करवाए, 12वां भाव मेहनत ज़्यादा करवाए और व्यक्ति से विपरीत परिस्थितियों में साहस बना करके रखने का काम करता है। इस कुंडली का कर्म क्षेत्र अभी गुरु की दशा के लिए मैं धनदायक देख रहा हूँ, अभी आने वाली दशा भी धन देने वाली होगी और मैं निश्चित रूप से 100% इस गुरु को परिणाम देते हुए देख रहा हूँ, क्योंकि होरा कुंडली में भी जो इनकी स्थिति बनी है उसके आधार पर ये गुरु आपको धन देंगे और निश्चित रूप से मानसिक शांति भी मिलती रहेगी और व्यक्ति जिस गति को प्राप्त करना चाहता है उस गति को प्राप्त हो जाएगा। संतान के साथ इनके सुख
बड़े अच्छे हैं। द्वितीय संतति से भी सुख अच्छे हैं और जन्म कुंडली में व्यक्तित्व थोड़ा मेहनत हमेशा करता रहेगा। मंगल के साथ शुक्र है, पत्नी का प्रेम हमेशा मिलता रहे और पत्नी थोड़ी कठोर भी होती रहे, पर वो एक सामान्य सी बात है, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की कोई बात नहीं है। इस कुंडली के लिए नक्षत्र मैं बता दूं तो सबसे अच्छी बात है इस कुंडली के लिए पूर्वाषाढ़ा, स्वाति, अनुराधा, हस्त, श्रवण, रोहिणी और पुष्य। कोई भी काम करना हो तो बुधवार और गुरुवार बहुत अच्छा रहे। दिशा इसके लिए उत्तर अच्छी रहे। राशियां वृषभ, कर्क और मकर और साथ ही साथ धनु, ये लोग आपके लिए अच्छे रहेंगे। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में मैं एक बात और बता दूं तो अभी जो दशा आने वाली है 2024 के बाद अच्छी रहेगी और निश्चित रूप से वो आपके जीवन की सर्वोत्कृष्ट दशाओं में से एक रहेगी। इस स्थिति का लाभ उठाने के लिए आपको अब एकादशी उठा लेना चाहिए, गाय की सेवा करनी चाहिए, किसी भी स्थिति में गाय पालिए और ठाकुर जी की पूजा, शिव जी को दूध, दही, जल, घी, शहद से स्नान, पंचामृत बना करके, सफ़ेद चावल सोमवार को, सफ़ेद अगर मिष्ठी दही हो जाए तो वो अर्पित करिए, बिल्व पत्र अर्पित करिए भगवान को। और इस कुंडली में सबसे अच्छे ग्रह चंद्रमा, सबसे अच्छे ग्रह गुरु, सबसे अच्छे ग्रह शुक्र और सबसे अच्छे ग्रह के रूप में सूर्य बुध बने हैं। इस कुंडली में षडबल में भी सूर्य और शनि को छोड़ दें तो बाकी सारे ग्रह अच्छे हैं, पर शनि इस कुंडली के लिए घसीटी भी करवा रहे हैं, तो थोड़े बहुत वो भाग्य में कभी कभी विलंब के योग बनाएंगे, क्योंकि उनका वो नेचुरल ऐसा स्वभाव होता है। मेहनत आपके पास कम नहीं है, आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, आपका बाजार अच्छा है, आपका प्रभाव अच्छा है, लोगों से कैसे कनेक्ट होना है ये बहुत अच्छा है, तकनीक बहुत अच्छी है, जानकारी बड़ी अच्छी है और कैसे सूत्र में बांधना है ये आपके पास बहुत अच्छा है। और निश्चित रूप से जब तक ये व्यक्ति रहेगा तब तक ये व्यक्ति अपने परिवार को टूटने से बचा लेगा। तो ये बात मैंने इतनी बताई। बिजली नहीं थी कब से, अभी आई है। ये कभी कभी आती हैं और जल्दी जल्दी जाती हैं। जब से सरकार बदली तब से और भी हालत ख़राब है। हाँ सही बोल रहा हूँ। मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारे यहाँ रात को 11 बजे यहाँ से प्रत्येक दिन रात को, जब से नीतीश कुमार जी, मैं किसी पार्टी के पक्ष में नहीं बोल रहा, जब से नीतीश कुमार जी बीजेपी को छोड़ करके राजद के साथ आए हैं, खुले तौर पे बोलता हूँ, तब से हमारे यहाँ सायरन बजने बंद हो गए हैं। हाँ, रात्रि में सायरन नहीं बजता और पुलिस घूमती भी नहीं है। कहाँ गए हो भगवान? पता नहीं ये लोग का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया या पुलिस घूमना बंद कर दी। क्यों कर दी? गली में पहले पुलिस घूमती थी, रात को 11 बजे होए 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 बजती थी आवाज़। शाम को भी जो है वो पेट्रोलिंग होती थी, अब नहीं होती है। सोच रहा हूँ कभी थाने में चला जाऊँ, देखता हूँ। अब तो डर भी लगता है जाने से। आइए विषय पे लेके आता हूँ। तो इतनी सारी चीज़ें, राहु सूर्य के साथ यहाँ बैठे, आत्मबल कमज़ोर ना करिए और व्यय आपका बिल्कुल ठीक है, लग्न को शुभकर्त्री लगा है, केंद्र में कम से कम गुरु और सूर्य बैठे हैं, आपका कारोबार परेशान नहीं करेगा। चाहिए बोल दिया। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए शाम का कार्यक्रम देखना मत भूलिएगा। बहुत बहुत नमस्कार।